अमेरिका ने अभी अभी एक और ईरानी जहाज को रातों रात पकड़ लिया है, जब उन्हें पता चला कि 2 दिन पहले पकड़े गए पहले जहाज पर असल में क्या था। उस जहाज पर चीनी सैन्य पुर्जे थे, जिसकी IRGC को बेहद, और मेरा मतलब है बेहद, जरूरत थी। यही वजह है कि एक नागरिक जहाज लगातार 6 घंटे तक अमेरिकी चेतावनियों को नज़रअंदाज करने के लिए तैयार था। देखिए, पहले जहाज टुस्का को अमेरिकी सेना ने लगातार 6 घंटे तक चेतावनी दी थी कि वह नाकाबंदी को न तोड़े, लेकिन उसने सुनने से मना किया और ओमान की खाड़ी में अमेरिकी नाकाबंदी की ओर बढ़ता रहा। तब अमेरिकी नौसेना ने उसे पकड़ने का फैसला किया। तो इससे आपको जरूर यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि आखिर यह जहाज क्या ले जा रहा था जो उसने 6 घंटे तक अमेरिकी युद्धपोत की अनदेखी की। आखिर वह क्या छुपाने की कोशिश कर रहा था? आखिर ऐसा क्या जरूरी था कि वह सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार था? जानते हैं क्या? हमारे पास जवाब है। सुरक्षा सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि ईरानी जहाज शायद चीनी दोहरे उपयोग वाले सैन्य पुर्जे ले जा रहा था। वह ऐसे पुर्जे ले जा रहा था जो ईरान के मिसाइल भंडार के पुनर्निर्माण में इस्तेमाल हो सकते थे। मुझे यकीन है कि IRGC को इनकी सख्त ज़रूरत थी। उसमें विशेष मिश्र धातुएं थी जिनका इस्तेमाल मिसाइल के खोल के लिए किया जा सकता था। उसमें सटीक इलेक्ट्रॉनिक्स भी थे जिनका इस्तेमाल मार्गदर्शन प्रणालियों के लिए किया जा सकता था। उसमें ईंधन लाइनों के लिए पाइप भी थे। इन सब का उपयोग मिसाइल भंडार को दोबारा बनाने में किया जा सकता था, जिसे ईरान ने युद्ध में या तो खो दिया था या खर्च कर दिया था। इसी कारण एक निहत्था नागरिक जहाज अमेरिकी नाकाबंदी का खतरा उठाने को तैयार था। राष्ट्रपति ट्रंप ने आज सुबह इंटरव्यू में इसकी पुष्टि की। सुनिए। अभी बातचीत अंतिम चरण में है, लेकिन युद्ध विराम की समय सीमा कल है। अगर ऐसा लगता है कि चीजें आगे बढ़ रही हैं, तो क्या आप इसे किसी निश्चित समय तक बढ़ाएंगे नहीं? लेकिन अगर बातचीत में प्रगति होती है, तो क्या आप इसे जारी रहने देंगे? मैं ऐसा नहीं करना चाहता। हमारे पास इतना समय नहीं है, क्योंकि जब तक दोनों पक्ष वहां पहुंचते हैं, आप जानते हैं, उन्हें अभी अभी आगे बढ़ने की मंजूरी मिली है, जो मुझे पता था कि वे वैसे भी करने वाले थे। मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई विकल्प था, उन्हें बातचीत करनी ही थी। मैं एक बात कहूंगा, ईरान खुद को बहुत अच्छी स्थिति में ला सकता है अगर वे समझौता करने। वे खुद को फिर से एक मजबूत राष्ट्र बना सकते हैं, फिर से एक शानदार राष्ट्र बना सकते हैं। उनके पास अद्भुत लोग हैं, लेकिन वे खून के प्यासे लगते हैं। उनका नेतृत्व कुछ बहुत बहुत सख्त लोगों के हाथ में है, और मेरा मतलब अच्छा कठोर नहीं है। मुझे लगता है कि ये देश के लिए बहुत नकारात्मक है, क्योंकि हम उनसे कहीं ज्यादा सख्त हैं। मतलब उनकी बराबरी तो दूर की बात है, लेकिन उन्हें तर्क और सामान्य समझ का इस्तेमाल करना होगा, और वे खुद को एक बेहतरीन स्थिति में ला सकते हैं, जिससे वे एक महान देश बन सकते हैं, लेकिन एक वैध देश, न कि ऐसा देश जो मौत और डर के आधार पर बना हो। अब हमने वास्तव में इस इंटरव्यू में बहुत सी नई जानकारी सीखी जो ट्रंप ने आज सुबह दी थी। उसमें से कुछ अच्छी थी, कुछ उतनी अच्छी नहीं थी, और हम इन सब बातों पर अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। पहले उस दूसरे जहाज की बात करें जिसे अमेरिकी मरीन ने पिछली रात कब्जे में लिया। अंदाजा लगाइए, ये मामला मध्य पूर्व में नहीं हुआ। यहाँ युद्ध विभाग का बयान है। देखिए, रात भर अमेरिकी बलों ने इंडो पैकॉम क्षेत्र में बिना घटना के, बिना झंडे वाले और प्रतिबंधित मोटर टैंकर टिफनी पर राइट ऑफ विजिट, समुद्री अवरोधन और बोर्डिंग की। हम अवैध नेटवर्क को बाधित करने और जहां कहीं भी वे संचालित हों, ईरान को सामग्री सहायता देने वाले प्रतिबंधित जहाजों को रोकने के लिए वैश्विक समुद्री प्रवर्तन प्रयास जारी रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र प्रतिबंधित जहाजों के लिए शरण स्थल नहीं है। युद्ध विभाग समुद्री क्षेत्र में गैर कानूनी तत्वों और उनके जहाजों को संचालन की स्वतंत्रता नहीं देगा। इस बयान में काफ़ी जानकारी है। चलिए समझते हैं इसमें क्या कहा गया। आइए जानते हैं ये कहाँ हुआ। अपनी स्क्रीन पर नक्शा देखें। ये श्रीलंका के पूर्व और मलक्का जलडमरू मध्य के थोड़ा पश्चिम में है, तो यह निश्चित रूप से अमेरिकी नाकेबंदी के पास नहीं था। तो फिर अमेरिका ने वास्तव में ऐसा क्यों किया? खैर, यह वही है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने वास्तव में तब स्पष्ट किया था जब उसने नाकेबंदी की घोषणा की थी। ये सिर्फ ये सुनिश्चित करने के बारे में नहीं है कि जहाज ईरानी बंदरगाहों में और बाहर न जाए। ये सुनिश्चित करने के बारे में है कि कोई भी जहाज, चाहे वह दुनिया में कहीं भी हो, ईरानी शासन का समर्थन न कर सके और उसे वित्तीय या शायद किसी अन्य प्रकार का समर्थन न दे सके। खैर,
ये जहाज ठीक वही कर रहा था। आप जानते हैं, दुनिया का सबसे अधिक प्रतिबंधित देश बनने के बाद ईरान ने एक तथाकथित गुप्त नेटवर्क स्थापित किया है। ईरान डार्क फ्लीट्स के इस गुप्त नेटवर्क का इस्तेमाल करके प्रतिबंधित तेल बाहर भेजकर समुद्र में रखता है और फिर जब उन्हें कोई खरीदार मिल जाता है तो वे उस तेल को जहां भी खरीदार हो वहां भेज देते हैं और भुगतान प्राप्त करने का कोई तरीका निकाल लेते हैं। ठीक यही हुआ था जब अमेरिकी नाकाबंदी लागू होने से पहले। कई शैडो टैंकरों ने ईरानी तेल लिया, बंदरगाह और मध्य पूर्व क्षेत्र छोड़ा जहां अमेरिका नाकाबंदी कर रहा है। वे अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में रुककर खुद को सुरक्षित मानते हैं। अमेरिका पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि नाकाबंदी सिर्फ ईरानी बंदरगाहों तक सीमित नहीं है। ये उस तस्करी नेटवर्क का पीछा करने के बारे में है जिससे ईरान ने प्रतिबंधित तेल का व्यापार जारी रखा। यही ऐसी कार्रवाई का असली मकसद था। ये ईरानी अर्थव्यवस्था पर और दबाव डालेगा जो पहले से ही संघर्ष कर रही है, और ये मूल रूप से ईरानी अधिकारियों पर बहुत जल्दी किसी तरह का समझौता करने के लिए और दबाव डालेगा। अब लगता है कि जब ये सब हो रहा है, अमेरिका और ईरान इस्लामाबाद पाकिस्तान में एक और शांति सम्मेलन और वार्ता के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब इससे जुड़ी सभी नई जानकारियों में जाने से पहले सभी को एक त्वरित याद दिलाना चाहता हूं कि नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। ये वास्तव में एल्गोरिदम में हमें आगे बढ़ाने में मदद करता है, और जब खबरें आगे बढ़ती है तो आपको हमारे सभी नवीनतम अपडेट से जुड़े रहने में भी मदद करता है। अब आज सुबह ट्रंप ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत लंबा टीवी इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू में हमें यह पता चला कि पर्दे के पीछे बातचीत कैसे चल रही है। इसके बारे में और भी जानकारियां मिली, तो सुनिए। आपका बहुत स्वागत है। क्या आप हमें बता सकते हैं, मुझे लगता है ये सबके मन में है, कि ईरान के साथ बातचीत कहाँ तक पहुंची है? अब हमें पता चला है कि तेहरान ने सार्वजनिक रूप से पुष्टि की है कि वो उपराष्ट्रपति वेंस के साथ बैठक में प्रतिनिधि भेजेगा। आप क्या उम्मीद करते हैं? अभी आपको क्या जानकारी मिल रही है सर? जैसा कि मैंने 2 दिन पहले कहा था, जब उन्होंने कहा था कि वे उन्हें नहीं भेजेंगे, मैंने कहा था कि वे उन्हें भेजेंगे। उनके पास उन्हें भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मुझे लगता है कि हमें शानदार समझौता मिलेगा। मुझे लगता है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। हमने उनकी नौसेना को खत्म कर दिया है, हमने उनकी वायुसेना को भी खत्म कर दिया है, हमने उनके नेताओं को हटा दिया जिससे चीजें जटिल हो गईं। लेकिन ये नेता ज्यादा समझदार हैं। ये सत्ता परिवर्तन है, चाहे आप इसे कुछ भी कहें, जो मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं करने जा रहा हूं, लेकिन मैंने इसे अप्रत्यक्ष रूप से किया है शायद, लेकिन मैंने कर दिया है। और मुझे लगता है कि हम बहुत मजबूत बातचीत की स्थिति में हैं, ताकि हम वो कर सकें जो दूसरे राष्ट्रपति 47 साल की अवधि में कर सकते थे। हम 47 साल से इन खूनी लोगों के साथ हैं। इन्होंने कई हमारे सैनिकों और अन्य लोगों को मारा है। उन्होंने पिछले 2 महीनों में 42,000 लोगों को मार डाला। और आप जानते हैं, आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां लोग इसका जिक्र नहीं करना चाहते, उन्हें इसका जिक्र करना पसंद नहीं है। 42,000 निहत्थे प्रदर्शनकारी, मासूम निहत्थे प्रदर्शनकारी, जिनमें से कई को फांसी दी गई। अब ध्यान रखें, जो युद्ध विराम लगभग पिछले 2 हफ्तों से चल रहा है वह शायद आज किसी समय समाप्त हो जाएगा। हमें ठीक नहीं पता कि कब, क्योंकि किसी ने स्पष्ट नहीं किया कि यह कब शुरू हुआ था, लेकिन यह संभवतः आज किसी समय समाप्त हो जाएगा, सबसे देर से शायद आज रात 12 बजे। अब युद्ध विराम खत्म होने से पहले वार्ता की कोई संभावना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि प्रतिनिधिमंडल प्रमुख उपराष्ट्रपति जेडी वॉन्स अभी अमेरिका से रवाना नहीं हुए हैं। मेरा अनुमान है कि पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है और ईरान इसे जितना संभव हो टाल रहा है। मुझे यकीन है कि आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों में ईरान से कई विरोधाभासी जानकारी आई है। ईरान का टीवी नेटवर्क कहता है कि वे बातचीत करेंगे, फिर अगला कहता है नहीं करेंगे। वे इसी तरह आगे पीछे करते रहते हैं। हमने ईरानी अधिकारियों से भी ऐसे ही संदेश सार्वजनिक रूप से सुने हैं। अब ईरान की ये आदत है, उन्होंने यही काम पिछले हफ्ते हुई पिछली वार्ता से पहले भी किया था, इसलिए हम ईरानी मीडिया या अधिकारियों पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। असल मायने ये है कि वे क्या कर रहे हैं। हमें तब तक पक्का नहीं पता चलेगा कि ईरान बैठक में आ रहा है या नहीं, जब तक ईरानी हवाई क्षेत्र से विमान पाकिस्तान जाते ना देख ले। यही तरीका है पता लगाने का। ठीक है, वे आ रहे हैं। फिर भी एपी न्यूज के अनुसार 2 क्षेत्रीय अधिकारियों ने पुष्टि की है कि ईरान इस्लामाबाद में होने वाली संघर्ष विराम वार्ता में कल शामिल होगा। और इसके अलावा हम संयुक्त राज्य अमेरिका से भी रिपोर्ट्स देख रहे हैं, जिनमें मूल रूप से कहा जा रहा है
कि जेडी वेंस आज रात संयुक्त राज्य अमेरिका से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे और उम्मीद है कि कल एक बैठक करेंगे। यह करीब 16 घंटे की लंबी उड़ान है, इसलिए संभव है कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ईरानी विमान के उड़ान भरने से पहले ही रवाना हो जाए, क्योंकि ईरान के लिए वह लगभग 1 घंटे की उड़ान है, शायद 2 घंटे की उड़ान तो बहुत लंबी नहीं है। अब बड़ा सवाल जो हर कोई जानना चाहता है वो यह है कि क्या युद्ध विराम बढ़ाया जाएगा। इसका क्या मतलब है, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा है कि युद्ध विराम से पहले हमारी कोई बैठक होने वाली है। खैर, यहाँ राष्ट्रपति ट्रंप ने आज सुबह उस सवाल का जवाब दिया है, सुनिए। अगर ऐसा लगता है कि चीजें आगे बढ़ रही हैं, तो क्या आप इसे किसी निश्चित समय के लिए नहीं, बल्कि अगर बातचीत में प्रगति हो रही है तो क्या आप इसे जारी रहने देंगे? मैं ऐसा नहीं करना चाहता, हमारे पास इतना समय नहीं है, क्योंकि जब तक दोनों पक्ष वहां पहुंचेंगे, आप जानते हैं, उन्हें अभी अभी आगे बढ़ने की मंजूरी मिली है, जो मुझे पता था कि वे वैसे भी करने वाले थे। मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई विकल्प था, उन्हें बातचीत करनी ही होगी। और आप जानते हैं, मैं एक बात कहूंगा कि अगर ईरान समझौता करता है तो वे खुद को बहुत अच्छी स्थिति में ला सकते हैं। वे खुद को फिर से एक मजबूत, शानदार राष्ट्र बना सकते हैं। उनके पास अद्भुत लोग हैं, लेकिन वे, आप जानते हैं, खून के प्यासे लगते हैं। उनका नेतृत्व कुछ बहुत बहुत सख्त लोगों के हाथ में है, और मेरा मतलब अच्छे अर्थ में सख्त नहीं है। मुझे लगता है कि ये देश के लिए बहुत नकारात्मक है, क्योंकि हम उनसे कहीं ज्यादा मजबूत हैं, मतलब उनके मुकाबले तो हम कहीं आगे हैं। उन्हें तर्क और समझ का उपयोग कर खुद को अच्छी स्थिति में लाना होगा, जिससे वे एक वैध और महान देश बन सकते हैं, न कि ऐसा देश जो मौत और खौफ पर आधारित हो। अब उनके जवाब से सवाल तो बढ़ते हैं, लेकिन जवाब कम मिलते हैं। अगर युद्ध विराम आगे नहीं बढ़ता तो इसका क्या मतलब है? लड़ाई कब शुरू होगी? मैं कहूँगा कि शायद शांति वार्ता से पहले लड़ाई फिर से शुरू नहीं होगी, भले ही युद्ध विराम न बढ़े। लेकिन शांति वार्ता के बाद क्या होगा? मान लीजिए शांति वार्ता अच्छी नहीं रही, क्या इसका मतलब है कि जैसे ही सब लोग वापस लौटेंगे लड़ाई फिर से शुरू हो जाएगी? मुझे लगता है जब तक उपराष्ट्रपति और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान में हैं, लड़ाई फिर शुरू नहीं होगी, क्योंकि वो ईरान सीमा के पास है। मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा जोखिम होगा। अब जाहिर है इसका जवाब हमें वहां पहुंचने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल शांति वार्ता से किसी तरह के समझौते की संभावना बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ राष्ट्रपति ट्रंप बता रहे हैं कि वे कल होने वाली बातचीत से क्या उम्मीद कर रहे हैं, सुनिए। आप कह रहे हैं कि आपको आज और कल कम से कम एक हस्ताक्षरित समझौते की संभावना चाहिए, नहीं तो आप ईरान पर बमबारी फिर से शुरू कर देंगे। देखिए, मैं बमबारी की उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि यही सही रवैया है, लेकिन हम तैयार हैं। मेरा मतलब है, सेना पूरी तरह से तैयार है। वे वाकई अद्भुत हैं। मैंने पहले कार्यकाल में सेना को मजबूत किया था, अब उसका उपयोग कर रहा हूं। जब मैंने इसे बराक हुसैन ओबामा से लिया तब ये बहुत कमजोर थी, और मैंने इसे अपने पहले कार्यकाल में बनाया था। आपको वे बड़े आंकड़े याद हैं? आपने मुझसे एक बार इसके बारे में बात की थी। सेना के लिए ये बहुत पैसा था, मैंने इसे बनाया। हमने अपनी सेना के साथ शानदार काम किया। अब हम इसका इस्तेमाल और पुनर्निर्माण कर रहे हैं। दूसरे कार्यकाल के पहले साल में भी काफी पुनर्निर्माण किया, लेकिन हमारी सेना जबरदस्त है। हम दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है, हर कोई इसे जानता है। सीधे शब्दों में कहे तो अगर ईरान दीर्घकालिक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं है तो संयुक्त राज्य अमेरिका फिर से युद्ध में उतरने के लिए तैयार है। ये सिर्फ ईरान से बेहतर रियायतें लेने के लिए युद्ध की धमकी भी हो सकती है, जिसे हम नकार नहीं सकते। लेकिन बातचीत की मेज के दूसरी ओर ऐसा लगता है कि ईरान संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति को बुरी तरह से गलत समझ रहा है। ईरान या उसके नेता मानते हैं कि वे अमेरिका से ज्यादा इंतजार कर सकते हैं, जितनी देर तक अमेरिका के पास राजनीतिक इच्छा शक्ति और घरेलू समर्थन रहेगा। ईरान मानता है कि अगर वह वार्ता और युद्ध में अपने रुख पर डटा रहता है तो अमेरिका को पीछे हटना होगा, क्योंकि ऊंची तेल कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के चलते उसके पास राजनीतिक समर्थन नहीं होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ईरानी सोच सही है, यानी वे जिस ढांचे का इस्तेमाल स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए कर रहे हैं, मान लेते हैं कि वही सही ढांचा है। उस ढांचे के अनुसार ईरान कहता है कि अगर शेयर बाजार गिरे और तेल की कीमतें बढ़े तो ट्रंप को पीछे हटना होगा। अगर हम मान ले कि ये सच है तो अभी बाजार में ऐसा नहीं हो रहा। शेयर बाजार हाल ही में सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर था और फिलहाल तेल की कीमतें $85 प्रति बैरल है। अब ये उस समय से ज्यादा है जब युद्ध शुरू हुआ था,
युद्ध शुरू होने पर यह लगभग $65 प्रति बैरल पर ट्रेड हो रही थी। लेकिन वे युद्ध के डर के चरम स्तर के पास भी नहीं हैं, जब वे करीब $120 प्रति बैरल थी। इसका मतलब है कि अमेरिका पर उतना दबाव नहीं है जितना ईरान समझता है, यानी वे स्थिति को गलत समझ रहे हैं। और विवरण जाने, सुनिए। मैंने आज सुबह एक वरिष्ठ क्षेत्रीय खुफिया सूत्र से बात की, जिन्होंने बताया कि ईरान इसे सहन शक्ति का खेल मानता है। उनका मानना है कि समय उनके पक्ष में है और अंततः ऊर्जा व शेयर बाजारों में घरेलू दबाव राष्ट्रपति ट्रंप को उनके पक्ष में सौदा करने को मजबूर करेगा। लेकिन यह सच नहीं है, यह वास्तविकता नहीं है। राष्ट्रपति और उनके समकक्ष इजराइल में जरूरत होने पर यह अभियान महीनों चला सकते हैं, ईरान पर दबाव डालना ताकि वे होर्मुज, जलडमरू मध्य खोलें और संवर्धित यूरेनियम छोड़ दें। कुछ ऐसा जो उन्होंने निजी तौर पर करने का वादा किया है, और फिर सार्वजनिक रूप से वे ऐसे बयान देते हैं, कहते हैं कि वे शायद बातचीत की मेज पर भी ना आए। अब एक चीज है जिसकी कीमत बढ़ रही है और लोग इससे खुश नहीं होंगे। इस रिपोर्ट को देखिए, ये बड़ी बात हो सकती है। दुनिया के शीर्ष कॉन्डम निर्माता का कहना है कि वह कीमतों में 20 से 30% तक और संभवतः इससे भी अधिक बढ़ोतरी करने की योजना बना रहा है। इसका कारण संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान युद्ध का पेट्रोकेमिकल उद्योग पर पड़ने वाला प्रभाव है। मलेशिया की कैरेक्स BHD ने रॉयटर्स को बताया कि कॉन्डम की मांग बढ़ रही है क्योंकि बढ़ती माल ढुलाई लागत और शिपिंग में देरी के कारण उसके कई ग्राहकों के पास सामान्य से कम भंडार रह गया है। कैरेक्स हर साल 5 अरब से ज़्यादा कॉन्डम बनाती है और ड्यूरेक्स जैसी प्रमुख ब्रांड्स को सप्लाई करती है। मेरा अनुमान है कि यह भूमिका निभा सकता है, पर शायद ईरान के पक्ष में नहीं होगा। लेकिन फिर भी चलिए अब इस मुद्दे के ईरानी पक्ष पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ईरान की अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है और क्या उनके पास इतना सामर्थ्य है कि वे इस युद्ध को बस झेल लें? मैं कहूँगा नहीं। युद्ध से पहले भी वह संघर्ष कर रही थी और अब अमेरिकी नौसेना की नाकाबंदी और अंतर्राष्ट्रीय अवरोधन कार्रवाइयाँ ने स्थिति और खराब कर दी है। ईरान को आपूर्ति नहीं मिल रही और न ही वह निर्यात कर रहा है क्योंकि कोई जहाज बंदरगाहों तक नहीं पहुंच सकता। अब वह तेल उद्योग से कोई राजस्व नहीं कमा रहा, जिस पर अमेरिकी नाकाबंदी से पहले बहुत निर्भर था। ईरान को लगता है कि वह अमेरिकी अर्थव्यवस्था से ज्यादा देर तक टिक सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि स्थिति उल्टी हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुबह इसी पर बात की है, सुनिए। लोगों ने बहुत सारे सैनिकों को मारा है, हमारे बहुत सारे सैनिकों को और बहुत से अन्य लोगों को भी। पिछले 2 महीनों में उन्होंने 42,000 लोगों को मार डाला है। और आप जानते हैं, आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां लोग इसका जिक्र नहीं करना चाहते, उन्हें इसका जिक्र करना पसंद नहीं है। 42,000 निहत्थे प्रदर्शनकारी, मासूम निहत्थे प्रदर्शनकारी, जिनमें से कई को फांसी दी गई। हम अच्छे लोगों से नहीं लेकिन सफलतापूर्वक निपट रहे हैं। नाकाबंदी बहुत सफल रही। उन्होंने 2 दिन पहले कहा था हम जलडमरू मध्य खोलेंगे। मैंने कहा नहीं, हम जलडमरू मध्य तब तक नहीं खोलेंगे जब तक हमारे पास अंतिम समझौता नहीं हो जाता। नहीं, हम जलडमरू मध्य खोलना चाहते हैं। उन्होंने कहा हम नहीं खोल रहे हैं, हम जलडमरू मध्य पर पूरी तरह नियंत्रण में हैं, ताकि बाहर चल रही फर्जी खबरों के बावजूद आप समझ लें। अब यह समझने के लिए कि ईरान अभी जैसा व्यवहार कर रहा है वह क्यों कर रहा है, हमें पीछे जाकर देखना होगा कि ईरान आज जहां है वहां कैसे पहुंचा। इसका मतलब केवल 1979 की इस्लामी क्रांति तक पीछे जाना नहीं है। असल में हमें और पीछे जाना होगा, जब 19वीं सदी में काजार वंश ईरान पर शासन कर रहा था, और देखना होगा कि उस समय शासक वर्ग ने जो फैसले लिए थे वे आज भी ईरान को कैसे प्रभावित करते हैं। तो अंदाजा लगाइए, यही हम अपने मल्टी पार्ट पॉडकास्ट में कर रहे हैं जो आज रिलीज हुआ है। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें ईरान के इतिहास में और यह जानने में दिलचस्पी है कि हम आज यहां तक कैसे पहुंचे, तो जरूर जाकर इसे सुनें। आप इसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर अपनी स्क्रीन पर एंड स्क्रीन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं, यानी अपनी स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें।